हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। सो बच्चों, वेलकम बैक टू योर इकोनॉमिक्स क्लासेस। एंड आज इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक आपको मैं बता देता हूँ कि कट क्या क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, बट फिर से बता रहा हूँ कट टॉपिक्स का है। जो आपका इस सिलेबस में से मतलब इस चैप्टर में से कट है वो यहाँ से कट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से ये कट हो गया, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट ये कट हो गया, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट ये कट हो गया, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज ये कट हो गया। ये बस हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ये डिलीट हो गया। देन इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई ये हमें पढ़ना है, जो हमने करेंसी अप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन से पढ़ा है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है करेंसी अप्रिसिएशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन के वे में। इसमें इन्होंने सिचुएशन दे दी कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा। देखो, अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी यानी कि डॉलर ज़्यादा चाहिए, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। करेंसी डेप्रिसिएशन। अगर बाहर की करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो गई, क्योंकि आपको पता है जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। या फिर फॉरेन करेंसी की अगर डिमांड कम हो जाएगी तो होगा क्या, उस केस में करेंसी एप्रिसिएशन होगा। करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब कि हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी और उनकी कंट्री की करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। ये हमें पढ़ना है। ठीक है, जो कट है वो यहाँ तक है। ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है इसके यहाँ तक कट हुआ है। ठीक है, और हमें सारा पढ़ना है जो कि हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब जो टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है वो है कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड क्यों और किस वजह से या किन किन चीज़ों में करी जाती है, किन किन चीज़ों के लिए फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लोन। अगर आपने बाहर की कंट्रीज से लोन लिया हुआ है, अगर हमने बाहर की कंट्रीज से लोन लिया हुआ है तो उन्हें पे करने के लिए हमें उनकी करेंसी चाहिएगी, क्योंकि हम तो उनकी करेंसी में ही तो पे करेंगे उन्हें। जब उन्होंने हमें डॉलर्स वगैरह के वे में लोन दिया था तो वो वापस भी तो डॉलर और अपनी ही करेंसी के वे में लेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया, जब हमें लोन को रीपे करना होता है तब हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, हमारी कंट्री के पीपल बाहर की कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया का कोई पर्सन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा या फिर इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है जिससे उसे वहाँ पे ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल सके, ज़्यादा बेटर प्रॉफिट मिल सके उसकी वजह से, तो उसे वहाँ पे दूसरी कंट्री की ही करेंसी चाहिएगी। सो दैट इज़ अनदर पॉइंट कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी हमारी एक डिमांड का कंपोनेंट है कि हमें डॉलर क्यों चाहिए होता है। तो कंपोनेंट ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हो गया कि फॉरेन करेंसी की नीड क्यों होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बताओ। तीसरा पॉइंट आपको खुद को पता ही होगा कि इम्पोर्ट, जब हमारी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री से कुछ चीज़ें मंगाते हैं तो उसे बोलते हैं इंपोर्ट। अब इंपोर्ट कराने के लिए भी हमें डॉलर चाहिए होता है, क्योंकि पेमेंट तो हमें उनकी ही कंट्रीज़ की करेंसी में करनी होगी। चाहे अब मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, टीवी आ रहा है, फ्रिज आ रहा है, वैसे फ्रिज तो नहीं आएगा, कार्स आ रही हैं बाहर से, या फिर वेपन्स आ रहे हैं, या कुछ भी आ रहा है, मशीन्स आ रही हैं, तो हम इन चीज़ों के लिए भी डॉलर हमें चाहिए होगा जब हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो सर्विसेज हो चाहे वो गुड्स हो, दोनों में से कोई भी चीज़। चाहे हम बाहर से कोई सर्विस हायर करें उसके लिए भी उन्हें डॉलर या फॉरेन करेंसी में पे करेंगे, और चाहे गुड्स खरीदें। ऐसे ही नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। अब इंडिया के लोग हैं, बाहर गए हुए हैं टूरिस्ट बन के, अब वो टूरिस्ट जो बाहर गए हुए हैं तो वहाँ पे चीज़ें भी खरीदेंगे, तो उसके लिए भी तो हमें डॉलर्स चाहिएंगे या फॉरेन करेंसी चाहिएगी।
जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री की, क्योंकि आप घूमने जाओगे तो वहाँ पे होटल लोगे या कुछ भी प्लेन का किराया वगैरह कोई भी चीज़ होगी आपकी, दैट विल बी पेड इन द यूएस डॉलर और द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, उस कंट्री की करेंसी में। और इसमें मेडिकल सर्विसेज वगैरह भी आ गई, एजुकेशन सर्विसेज सब आ गया। अगर हम मान लो इंडिया से कोई पर्सन अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए, तो वो अमेरिका की करेंसी चाहिएगी उसे वहाँ पे फीस भरने के लिए। रशिया जाएगा, रशिया की करेंसी चाहिएगी। तो इस तरीके से टूरिस्ट और एजुकेशन वगैरह वाले सब इसमें आ गए। नेक्स्ट इज ग्रांट एंड डोनेशन। अब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को ग्रांट और डोनेशन देती है, मतलब ऐसे ही हेल्प करने के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, तो उसे बोलते हैं ग्रांट एंड डोनेशन। तो उन चीज़ों के लिए भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें हम अगर इंडियन रुपी दे देंगे तो उनके किसी काम के नहीं, तो हम उन्हें उनकी ही करेंसी में ग्रांट एंड डोनेशन देंगे। हम अपने रुपीज़ को पहले कन्वर्ट कराएंगे उनसे और फिर उन्हें देंगे, यानी कि उनकी करेंसी की डिमांड होगी तब जाके उन्हें पैसे मिल देंगे। पेमेंट ऑफ इनकम। अब ये जो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं, जो आपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो इंडिया से अपनी इनकम तो लेके जाएंगे। बाहर से कोई पर्सन आया 6 महीने के लिए इंडिया में काम करके चला गया, तो वो अब 6 महीने के बाद इंडिया में अपने पैसे तो लेके जाएगा ना, तो उसकी पेमेंट करने के लिए, उसको पे करने के लिए भी हमें फॉरेन करेंसी की नीड होती है। सो दैट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ, वो भी हमारा कंपोनेंट है किसका, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, कि हमें फॉरेन एक्सचेंज किस लिए चाहिए है। तो जो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड या वेजेस के वे में इनकम जाएगी दूसरे लोगों को, उसको भी हमें उनकी ही करेंसी में पे करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग। अब स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्पेक्युलेटिव वर्ड का मतलब होता है अंदाज़ा या गैस वर्किंग, और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग का मतलब आप मेनली करते क्या हो, जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, जो पावरफुल और महंगी फॉरेन करेंसीज होती हैं, उन्हें खरीद कर रख लेते हैं। जैसे लोग हैं, वो कहते हैं ना कि गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, खरीद के रख लो, महंगा होगा बेच देंगे। तो ऐसे ही करेंसीज के साथ किया जाता है कि भैया डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डॉलर खरीद लो, डॉलर को खरीद के बेचेंगे बाद में, महंगा होगा, प्रॉफिट कमाएंगे। तो डॉलर में करा जाता है, पाउंड में करा जाता है, या किसी भी कंट्री की करेंसी में किया जा सकता है जिनमें भी प्राइसेस इंक्रीज होने का लग रहा है। तो उसके लिए भी लोग फॉरेन करेंसी को डिमांड करते हैं। अब फॉरेन करेंसी आती कहाँ से है कंट्री के अंदर? सप्लाई, यानी कि ये जो डॉलर है या फॉरेन करेंसी है वो इंडिया के अंदर आएगी कहाँ से? अभी तक पढ़ा जाएगी कैसे कैसे, अब पढ़ेंगे आएगी कैसे। तो आने का सबसे पहला वे है एक्सपोर्ट। जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें पैसे मिलते हैं, और वो हमें पैसे अपनी कंट्री की करेंसी में देता है, जिसे हम वो बाद में कन्वर्ट करा लेते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। बट एक्सपोर्ट से जो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता है, उससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होता है कंट्री के अंदर, दैट इज़ मनी कम्स टू इंडिया। क्लियर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से होता है क्या, कि जो मनी है वो कंट्री के अंदर आती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक जो हमने इसमें इधर पढ़ा था वो थी इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हमारे लोगों ने बाहर इन्वेस्ट करी। अब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दो वे में इन्वेस्टमेंट होती है, एक तो FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिससे कहते हैं अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हमारे शेयर्स खरीद रहे हैं, फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री की कंपनीज के शेयर्स खरीदे हैं। और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर की कंट्री के लोग डायरेक्ट हमारी कंट्री के अंदर आके फैक्ट्रीज लगाने लगे। तो इन दोनों ही तरीक़ों से हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलती है, हमें पैसे मिलते हैं, और वो हमारी कंट्री के अंदर डॉलर्स आते हैं या फिर फॉरेन करेंसी आती है। तो ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ट्राई करते हैं कि उनकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि हमारे यहाँ पे डॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, जिसे हम अपने यूज़ में ले सकें, इंपोर्ट कराने के लिए, परचेजेस करने के लिए बाहर से, या फिर लोन की रीपेमेंट करने के लिए, कैसे भी। नेक्स्ट इज डायरेक्ट परचेजेस बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब बाहर के टूरिस्ट जब इंडिया में आते हैं और वो इंडिया से चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, या फिर बाहर के जो स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ने आ रहे हैं, या फिर मेडिकल टूरिज़्म जो बहुत होता है कि बाहर के लोग कंट्री के अंदर आते हैं
घूमने फिरने और चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, सो दैट इज़ द थिंग, उसमें भी हमें डॉलर मिलते हैं। नेक्स्ट इज लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम बाहर की कंट्रीज से लोन लें, जैसे 1990 में लिया था इंडिया ने लोन, तो वो इसलिए उसमें हमें फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज ही मिली थी। वर्ल्ड बैंक से लिया था और आईएमएफ से लिया था हमने, और बैंक ऑफ इंग्लैंड से लिया था लोन उस टाइम पे। सो दैट इज़ लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर एक लोन लोगे आप यूके से, मतलब इंग्लैंड से, तो उससे हमें यूके का पाउंड मिलेगा इंडिया के अंदर, जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाएगा। नेक्स्ट, ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक तो है ग्रांट एंड डोनेशन जो हमने दिया, और एक जो हमें मिला। तो ये हमें मिल रहा है, इसमें हमारी कंट्री के अंदर पैसे आएंगे, ठीक है। और जो ज़्यादातर पुअर कंट्रीज़ होती हैं, जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल ले लें, तो वो ग्रांट एंड डोनेशन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं फॉर फॉरेन करेंसी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड। पीछे पड़ा पेमेंट ऑफ इनकम, जब हम बाहर के लोग नॉन रेजिडेंट इंडिया के अंदर रह के पैसे अर्न करके ले जा रहे हैं। और इनकम रिसिप्ट, जब जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं और वहाँ से पैसे अर्न करके इंडिया में लेके आएंगे। लाइक कोई इंडियन पर्सन है, अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहा है, तो वो अमेरिकन एम्बेसी से इंडिया में पैसे लाएगा। ऐसे ही कोई इंडिया का इंजीनियर था, बाहर गया काम करने कॉन्ट्रैक्ट पे, और 6 महीने साल भर के अंदर वापस आ गया, सो वो भी हमारी कंट्री के अंदर पैसे लेके आएगा। एंड लास्ट वन इज रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट का मतलब है कि जो पैसे नॉन रेजिडेंट, अब आप में से कल को कोई पर्सन किसी और कंट्री में चला जाए और वो बस वहीं रहने लगे, तो अपनी फैमिली को तो पैसे भिजवाओगे थोड़े बहुत। सो दैट इज़ नोन एज रेमिटेंस बाय एनआरआईज और नॉन रेजिडेंट इंडियंस, कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं वो अपने फैमिली को पैसे भिजवा रहे हैं, और वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंट्री के लिए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट, कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी सही अमाउंट में आ जाता है इन लोगों से, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें पढ़नी थी, डिमांड एंड सप्लाई के कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता कहाँ कहाँ से है और कहाँ कहाँ पे खर्च होता है, क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो अगर अब मान लो करेंसी एप्रिसिएशन हो गया, यानी कि करेंसी महंगी हो गई हमारी और बाहर की सस्ती हो गई, तो हमें बाहर की चीज़ें सस्ती पड़ने लगी, तो हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे। तो दैट इज़ द पॉइंट कि इफ़ देयर इज़ करेंसी एप्रिसिएशन, देन if there is currency appreciation, then there is increase in the import and decrease in the export। क्यों एक्सपोर्ट डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि हमारी चीज़ें बाहर वालों को महंगी पड़ेंगी। ये तो इस तरीके के जो हॉट्स वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना, उन्हें मत छोड़ना बिल्कुल भी। क्लियर? दैट्स इट, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू सून।